कहानी है तेल की। जिन देशों को इसका महत्व समझा वो महासत्ता बने। चलो तो देखते हैं ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिससे इस काले तेल को काला सोना नाम से जाना गया। ये बात है सन 1854 की, जब हिंदुस्तान में तात्या टोपे, झांसी की रानी, मंगल पांडे ब्रिटिश के खिलाफ जूझ रहे थे। इंग्लैंड पूरे दुनिया पे राज कर रहा था। उसी समय एक देश महासत्ता बनने के सपने देख रहा था और उसका नाम था अमेरिका। अमेरिका के पेनसिल्वेनिया के एक व्यक्ति को एक दिन चौंका देने वाला अनुभव हुआ। माचिस की तीली बुझाने के लिए उन्होंने पत्थर पे फेंकी, पर वो बुझने की जगह उससे और आग पकड़ ली। तब उन्होंने देखा इस पत्थर पर जो द्रव्य है वो पानी नहीं है, ये कुछ और है। वो ये पत्थर प्रयोगशाला में ले गए और तब ये बात साफ हो गई, इस चिपचिपे तेल में ईंधन की क्षमता है। उन्होंने इसका पेटेंट अपने नाम पे कर लिया। रॉक से मिला था, इसीलिए इसका नाम रखा गया रॉक ऑयल, जिसे हम आज रॉकेल कहते हैं। उस व्यक्ति का नाम था प्रोफेसर सिलीमन। उसके बाद अमेरिका में काफी लोगों ने उस रॉक ऑयल को निकालने की कोशिश की। आखिरकार पेनसिल्वेनिया के कर्नल एडविन ड्रेक ने दुनिया का पहला तेल का कुआं अपने नाम पे कर लिया। उन्होंने पहला तेल $20 प्रति बैरल पे बेचा। उसके बाद एक तेल के कुएं निकलने लगे। अब तेल का भाव $20 तक गिर चुका था। तेल में इतनी भारी गिरावट आने के बाद एडविन ड्रेक रास्ते पे आ गए। उसी समय काफी लोगों ने अपनी कंपनी बेचना शुरू किया और उसी वक्त एक बंदे ने तेल की दुनिया में कदम रखा और उसका नाम था जॉन विलियम डी रॉकफेलर। उसने दुनिया को बोला, दोस्तों अब ये खेल का स्टैंडर्ड मैं डिसाइड करूंगा। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा स्टैंडर्ड ऑयल। आगे चल के कई देशों की अर्थव्यवस्था से बड़ी ये कंपनी का जन्म हुआ 1865 में। अपना उद्योग बढ़ाने के लिए उन्होंने तेल निकालने वाली कंपनी को खरीदना शुरू किया, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। उतने पे वो रुके नहीं। सिर्फ तेल निकालने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए चाहिए बड़ा मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउस। तो उन्होंने वो काम करने वाली कंपनियों को भी खरीदा, जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, ऐसी 40 कंपनियां खरीद ली। इतनी आगे की सोच रखने वाला ये उद्योगपति, जिसकी संपत्ति आज के बिल गेट्स के 3 गुना उस समय थी। अमेरिका के तेल क्षेत्र में होने वाली व्यापार में 95% शेयर ये अकेला रॉकफेलर का था। दिन ब दिन रॉकफेलर अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। तब अमेरिका गवर्नमेंट को डर लगने लगा कि आगे चल के ये कंपनियां हमें टक्कर देगी, हमें अपने इशारों पे नचाएगी। तब अमेरिका के अध्यक्ष बेंजामिन हैरिसन ने सेनेटर जॉन शेरमन को इस पे कोई रास्ता निकालने के आदेश दिए। तब 1890 में एक नया कानून लागू हुआ और उसका नाम है शेरमन एंटी ट्रस्ट एक्ट, जो आज तक लागू है। हिंदुस्तान में किसी उद्योग को रोकने के लिए कोई कानून लागू हुआ हो, यह हमने देखा नहीं। इससे इस बात का तर्क हम लगा सकते हैं, अमेरिका को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के साथ साथ इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस चाहिए था। रॉकफेलर के खिलाफ काफी लोगों ने कोर्ट में केस की। उन्होंने अपने बयान में ये बोला, अमीर होना, अपना उद्योग बढ़ाना ये कोई गलत नहीं है। उद्योग बढ़ाने से देश आगे जाता है। पर उनकी मोनोपोली के खिलाफ फैसला हुआ और स्टैंडर्ड ऑयल को 7 कंपनियों में बांटा गया और उसी कंपनियों को बोला गया 7 सिस्टर्स। आखिरकार शेर के बच्चे थे वो, आगे चल के भी शेर ही बने। इसी बीच रशिया में 2 कंपनियों ने जन्म लिया। एक थी नोबल ब्रदर्स की ब्रैनोबेल और दूसरी थी रॉथशील्ड की कैप्सियन एंड ब्लैक सी ऑयल कंपनी। ये दोनों कंपनियां मिलकर स्टैंडर्ड ऑयल को टक्कर देने में जुड़ गई। इसी बीच ब्रैनोबेल के फाउंडर लुडविग नोबल की मौत हो गई। नोबल 3 भाई थे, रॉबर्ट, अल्फ्रेड, लुडविग। रॉबर्ट और लुडविग तेल व्यवसाय से जुड़े थे, तो अल्फ्रेड साइंटिस्ट बना। जब लुडविग की मौत हुई तो अखबार में गलती से अल्फ्रेड स्वर्गवासी हुए छपा गया। तब कई पत्रकारों ने अल्फ्रेड के संशोधनों पर आरोप किए। डायनामाइट का शोध लगाने वाला ये यम का दूत था। ये सुनकर अल्फ्रेड बहुत नाराज हुए। अपने किए हुए काम का यह फल मिला, ये जानकर उन्हें काफी अफसोस हुआ। तब उन्होंने अपना मृत्यु पत्र बनाकर उसमें लिखा, मेरे मृत्यु के पश्चात मेरे संपत्ति से मानवता बचाने के लिए जो कोई काम करेगा, इसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। तब से नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। लुडविग के जाने के बाद नोबल ब्रदर्स की प्रगति एकदम से थम सी गई। अब रॉथशील्ड के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई।
स्टैंडर्ड ऑयल को टक्कर देना है तो अकेले लड़के कुछ नहीं होगा, उसके लिए चाहिए एक साथीदार। लंदन में रहने वाले मार्कस सैमुअल्स किसी नए उद्योग के तलाश में थे और उसी समय उनकी मुलाकात हुई रॉथशिल्ड से। उसके पहले सैमुअल समंदर के प्रेशियस स्टोन जमा करने का व्यापार करते थे और उसी साथ उन्होंने नए कंपनी को जन्म दिया और उसका नाम था शेल, जो आज भी दुनिया की बड़ी कंपनी में से एक मानी जाती है। अब रॉथशिल्ड और सैमुअल्स ने यह तय कर लिया था, अब हम साथ मिलकर स्टैंडर्ड ऑयल को टक्कर देंगे। अपना तेल रशिया और इंग्लैंड में बेच के हम बड़े नहीं हो सकते, उसी के लिए हमें चाहिए एक बड़ा मार्केट, और वो था एशियन कंट्रीज। वहां तक पहुंचने का एक रास्ता था, सुएज कैनल। इस रास्ते ने दुनिया में अलग ही इतिहास रच दिया। सुएज कैनल रॉथशिल्ड और सैमुअल्स के हाथ लग गया तो स्टैंडर्ड ऑयल का होल्ड कम हो सकता है, इसीलिए रॉकफेलर ने कई नीतियां अपनाई। दोनों जू धर्म के हैं, इसका फायदा लेकर लोगों के मन में इनके खिलाफ भड़काया, पर इससे ये दोनों डरे नहीं और उन्होंने अपने काम से इंग्लैंड को कैसे फायदा होगा ये समझाया। आखिरकार उनको सुएज कैनल से अपनी तेल की जहाज लेने की अनुमति मिली। पहले जहाज का नाम था म्यूरेक्स, जो एक शेल का प्रकार है। इस जहाज ने बाटूम बंदर से सिंगापुर तक का रास्ता तय किया। उसके बाद लगातार ऐसी 69 राउंड्स उन्होंने तय की। दुनिया में सब जगह जो चल रहा था वो जावा सुमित्रा द्वीप पे भी हुआ। हॉलैंड के रहवासी आइल को झिलकर अपने कंपनी के काम से सुमित्रा द्वीप पे तंबाकू की खेती करने आए। तब एक खेत में काम करने वाला मजदूर एक नाली में लकड़ी डालकर जला रहा था। ये देखकर झिलकर को तुरंत पकड़ में आ गया कि यहाँ तेल है। उन्होंने तुरंत यह बात हॉलैंड गवर्नमेंट को बताई। अपना देश का रहवासी दूसरी जगह जाकर एक बड़ा काम कर सकता है, ये पता चलते ही हॉलैंड के बादशाह विलियम ने झिलकर को अपने सरकार की तिजोरी से मदद करने का आश्वासन दिया और यह बोला, तू जो भी कंपनी निकालेगा उसका कोई रॉयल नाम रखना। तब झिलकर ने अपनी तेल कंपनी निकाली और उसका नाम दिया रॉयल डच। जैसे जैसे नई नई कंपनी आती गई, स्टैंडर्ड ऑयल की मुश्किलें बढ़ती गई। अब रॉकफेलर को कोई एक कंपनी खरीदनी थी। शेल को खरीदने के लिए सैमुअल से बात की, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद रॉयल डच को खरीदने की मांग की, हॉलैंड सरकार ने मना कर दिया। अब स्टैंडर्ड ऑयल से मुकाबला करना यह दोनों ने तय कर लिया था। उसी बात पर यह दोनों कंपनी एक हो गई और उसका नाम बना रॉयल डच शेल। अब दिन ब दिन तेल व्यापार बढ़ रहा था। अभी भी गाड़ियों और जहाज कोयले पे ही चल रहे थे। तभी जर्मनी के एडोल्फ डीजल ने तेल पे चलाने वाला इंजन की खोज की और उसका नाम रखा डीजल इंजन। वो जिस तेल पे चला उसे अभी डीजल नाम से जाना जाता है। उसी समय जर्मनी में और एक युवा डीजल जैसे इंजन बनाने में जुड़ गया। सन 1885 में उन्हें इंजन बनाने में यश मिला और उसका नाम था गॉटलीब डेमले। अपने इंजन से आगे कार बनाने में उन्हें पैसों की जरूरत थी। तब एक नाम सामने आया, एमिल जेनलिक, जो एक सरकारी अफसर थे। उन्होंने पैसे देने के लिए एक शर्त रखी, जो भी कार तू इन पैसों से बनाएगा उसे मेरे बेटी का नाम देना। डेमलर को यह मंजूर था और उनके बेटी का नाम था मर्सिडीज, जिसका जन्म हुआ 1901 में। उसी कालखंड में एक दिल को दहलाने वाली घटना हुई। अमेरिका के बिशप राइट, इनके दो बेटे बिल्बर और ऑरविल, अपने बेटों को उन्होंने पंछी जैसे आकार का खिलौना दिया। उसके पीछे का रबर खींचने के बाद वो आकाश में उड़ता था। ये देखकर उन दोनों भाई ने उस खिलौनों को खोल के देखा। यह आसमान में जाता है तो हम इस पर बैठकर क्यों नहीं जा सकते? ऐसे सोचने वाले राइट ब्रदर्स ने आगे चल के सचमुच विमान का शोध लगा दिया। ये सारी चीजें तेल की दुनिया को आशीर्वाद ही ठहर रही थी। जर्मनी की युद्ध नौका पैंथर एक दिन मॉस्को के अगदिर बंदर पे आ पहुंची। तब इंग्लैंड के नेता विंस्टन चर्चिल को ये बात समझ में आ गई, जर्मनी अपनी सीमाएं बढ़ाने के फिरियाद में है। उसी बात पर इंग्लैंड और फ्रांस में असुरक्षितता का माहौल बन गया। इसी घटना के बाद चर्चिल ने अपना नौदल बढ़ाने के लिए काम करना शुरू किया। उसके लिए उनको चाहिए था तेल। उसी दौरान शेल ने जर्मनी को 10 साल तेल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। सैमुअल इंग्लैंड को भी तेल सप्लाई करने के लिए राजी थे, पर चर्चिल ने पार्लियामेंट में कहा, हमें किसी निजी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। उस समय इंग्लैंड में कोई ऑयल रिजर्व नहीं थे, पर ब्रिटिश साम्राज्य का ही एक भाग ब्रह्मदेश में तेल पाया गया। ब्रिटिश सरकार ने कुछ स्कॉटिश लोगों को आगे करके एक तेल कंपनी बनाई और उसका नाम दिया बर्मा ऑयल।
आगे चल के पर्शिया के DRC ने एंग्लो पार्शिया ऑयल कंपनी को जन्म दिया। पर्शिया में तेल भारी मात्रा में बह रहा था। कंपनी अपने पंख तेजी से फैला रही थी। बीच में ही DRC बीमार हो गए और ब्रिटिश सरकार ने उस कंपनी में 51% शेयर खरीद लिए और उस कंपनी को अपने बाहों में कर लिया। उसकी कीमत थी 22 लाख पाउंड, मतलब उस समय के 1 लाख करोड़ रुपए। उस कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने नाम दिया ब्रिटिश पेट्रोलियम। ये बात है 9 अगस्त 1914 की। जर्मनी ने रशिया पे आक्रमण किया और उसी के साथ पहला महायुद्ध शुरू हुआ। बेल्जियम को इंग्लैंड ने प्रोटेक्शन दिया था, फिर भी जर्मनी ने उन पे हल्ला बोल दिया। अब चर्चिल चुप नहीं रहे। उन्होंने सेना को आदेश दिया, जहां हो वहां से जर्मनी पे आक्रमण करो। 4 साल चलने वाले पहले महायुद्ध में 1,30,00,000 लोग मर गए। हारने के बाद जर्मनी के जनरल ने कबूली दी, हमें तेल ने हराया। दूसरे साइड दोस्त राष्ट्र ने जीत का श्रेय तेल को दिया और ये कहा, तेल मतलब पृथ्वी का खून है। ये युद्ध हुआ मानवीय अस्त्र के खिलाफ तेल में चलने वाले यंत्र का। एक देश दूसरे देश के तेल के रिजर्व खत्म कर रहा था। युद्ध के शुरुआत में इंग्लैंड के पास थे 747 मोटर, 15 मोटरसाइकिल और युद्ध खत्म होने तक ये आंकड़ा पहुंच चुका था 56,000 ट्रक, 23,000 मोटर, 34,000 मोटरसाइकिल। युद्ध के शुरुआत में अमेरिका की साल में तेल निकालने की क्षमता थी 26 करोड़ बैरल और युद्ध खत्म होने तक वो पहुंच चुकी थी 50 करोड़ बैरल। पहले महायुद्ध के बाद तेल का महत्व आसमान छू रहा था। जो देश दोस्त बनकर लड़े, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, वही तेल के लिए एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन गए। अब सब एक ही खोज में लग गए, नए ऑयल रिजर्व्स। इंग्लैंड का ध्यान गया शहर मेसोपोटामिया पर। इस इलाके में मोसुल, बगदाद और बसरा या ऑयल रिजर्व मिले। यहाँ पर इंग्लैंड के रॉयल डच शेल ने डॉइश बैंक के सपोर्ट से टर्किश पेट्रोलियम कंपनी को जन्म दिया। इसमें अमेरिका को स्थान नहीं था। अमेरिका ने इंग्लैंड के इसी बर्ताव पर अपनी नाराजगी व्यतीत की और ऐलान कर दिया, जो देश हमें तेल पे हक नहीं देगा उसे अमेरिका का तेल भविष्य में कभी नहीं मिलेगा। अमेरिका के खिलाफ रह के अपने को ही ज्यादा नुकसान होगा। यह बात पर इंग्लैंड ने अमेरिका को टर्किश पेट्रोलियम कंपनी में हिस्सा दिया। तेल की खोज यहाँ रुकी नहीं। सबसे ज्यादा तेल रिजर्व रहने वाला प्रदेश अभी बाकी था। सन 1923 में मेजर फ्रैंक होम्स, जिनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ, पर अपने नौकरी के चलते वो अफ्रीका, मेक्सिको से नाइजीरिया घूम चुके थे। उनको बहरीन में ऑयल रिजर्व है ऐसा उन्होंने रिपोर्ट सादर किया। कंपनी शुरू करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड से मदद मांगी, पर उन्होंने होम्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्हें मदद करने के लिए आगे आई अमेरिका की सॉकेल, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया। बहरीन से बहुत तेल निकला ऐसा नहीं था, पर बहरीन से 30 किलोमीटर पे था सऊदी अरेबिया, दुनिया का सबसे तेल मिलने वाला प्रदेश, और उस पे कब्जा किया सॉकेल ने यानी अमेरिका ने। सऊदी अरेबिया के बादशाह थे रहमान बिन फैजल अल सऊद, जिनके नाम से देश का नाम रखा गया। इतिहास में किसी के नाम से देश का नाम रखा जाना ये घटना पहली बार ही थी और शायद आखिरी बार भी। तेल का हक आबादित रखने के लिए अमेरिका ने सऊद को 50,000 पाउंड दिए थे और तेल मिला तो उससे 2 गुना पैसे देंगे ये बात कही थी। यह सब पैसे सोने के सिक्कों में दिए गए। इससे लिए गए स्पेशल फैक्ट्री अमेरिका ने बनाई थी। सऊदी में इतना तेल निकलने लगा कि उसको संभालने के लिए सॉकेल कमजोर पड़ने लगी। एक और साथीदार की जरूरत अब सॉकेल को होने लगी। उसको साथ मिला टेक्साको, जो अमेरिकन कंपनी थी, और उन्होंने एक बड़ी कंपनी को जन्म दिया। उसका नाम था कैल्टेक्स। अब तेल का महत्व जर्मनी, इटली और जापान जान चुके थे। जर्मनी के पास तेल के रिजर्व नहीं होने के कारण उन्होंने कोयले से तेल निकालने का नया प्रयोग शुरू किया। उसे पूरा करने के लिए एक नई कंपनी प्रस्तापित हुई। उसका नाम था IG फार्बेन। ये कंपनी दिन में 72,000 बैरल्स तेल निकालती थी। इतने पे हिटलर खुश नहीं हुए। महासत्ता बनाने की शुरुआत करने का यही सही वक्त है और उसको मुकम्मल करने के लिए उन्होंने 1 सितंबर 1939 में पोलैंड पे आक्रमण किया और दूसरे महायुद्ध की शुरुआत हुई। आगे चल के जर्मनी ने रशिया पे आक्रमण किया। 3-4 हफ्ते में रशिया अपने मुट्ठी में करने की भाषा करने वाला जर्मनी 18 महीने तक रशिया से लड़ता रहा। रशिया को काबू करने के बाद भारत पर विजय प्राप्त करना आसान है, ये सोचकर हिटलर अपने सेना का हौसला बढ़ाता रहा।
अब अपने सेना के पास तेल खत्म हो रहा था। मोटर ट्रक अब आगे ज्यादा दिन नहीं बढ़ सकते थे। इस बात पर आखिरकार जर्मनी ने सफेद झंडा फैलाकर वापस लौट गई। इस बीच जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे बॉम्ब छोड़ दिया, अमेरिका के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। उसके बाद जर्मनी ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध घोषित किया। आखिरकार अमेरिका और उनके साथी देशों ने ये युद्ध जीता। अगर अमेरिका को दूसरे महायुद्ध में किसी ने संभाला होगा तो वो था तेल। अब अमेरिका एक दिन में 10 लाख बैरल तेल निकालती थी। दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका में गाड़ियों की संख्या 2 करोड़ से 4 करोड़ इतनी हो गई। अब तेल की मांग काफी गुना बढ़ रही थी। उनको पूरा करने के लिए चाहिए थी और बड़ी कंपनियां। उसी दौरान सऊदी अरेबिया में सोकेल और टेक्सको ने एक नई कंपनी को जन्म दिया और उसका नाम था अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी, जिसे हम अरामको नाम से जानते हैं, जिसकी आज की मार्केट कीमत भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी इतनी है। अब सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, इनको ये एहसास होने लगा था तेल हमारे मिट्टी में मिल रहा है, पर उसका सारा नियंत्रण अमेरिका के पास है। अमेरिका उनको इसके लिए पैसे जरूर दे रहा था, पर तेल का भाव, कितना तेल निकालना है, ये सब अधिकार अमेरिकन कंपनियों के पास ही थे। इसी बीच ऐसी घटना हुई जिससे अरेबियन देशों में और नाराजगी फैल गई। वो दिन था 8 अगस्त 1960 का। एक्सॉन ने तेल की कीमत एकदम से गिरा दी। उस कारण अरेबियन देशों को सालाना 13 करोड़ 20 लाख डॉलर का नुकसान होने लगा। उसी को सपोर्ट करते हुए ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भी तेल की कीमत गिरा दी। इजिप्ट के तब के अध्यक्ष नासर, उन्हें ये बात का एहसास हो गया, आज ना कल हमें इस संकट का सामना करना ही पड़ेगा। अरब में एक तेल के कुएं से दिन में 4000 बैरल तेल निकलता था और उसके सामने अमेरिका के तेल के कुएं से सिर्फ 11 बैरल तेल निकलता था। इतना सस्ता तेल अपने जमीन पे होकर भी हम दूसरे देशों के इशारे पे चलना पड़ता है। ये बात अब पूरे अरेबियन देशों में फैलने का काम नासर कर रहे थे। सऊदी अरेबिया के तेल सलाहकार अब्दुल्ला तारिकी ने तेल के पीछे का राजकारण समझाया। अमेरिका अपने को 50% मुनाफा देती है, असल में वो 30% है। हम अमेरिका के इशारे पे चल रहे हैं, यह एहसास उन्हें होने लगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए 10 सितंबर 1960 में सऊदी, कुवैत, ईरान, इराक, वेनेजुएला, उनकी बगदाद में एक मीटिंग हुई और उन्होंने एक नए संगठन को जन्म दिया। उसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसे हम ओपेक नाम से जानते हैं। सन 1967 में इसराइल ने इजिप्ट पे आक्रमण किया। अब इसराइल को अमेरिका का सपोर्ट था और इजिप्ट को रशिया का। अब ये युद्ध दिखने में इसराइल और इजिप्ट के बीच का था, पर अंदर से ये अमेरिका के खिलाफ रशिया था। इजिप्ट एक अरब देशों का भाग है, इसीलिए अब अरेबियन देशों में अमेरिका के खिलाफ और नाराजगी का माहौल बन गया। अपने देशों का तेल लेकर हमारे दुश्मन को अमेरिका सपोर्ट करती है, तो अब अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इसमें फायदा हुआ शक्तिशाली ओपेक का। ओपेक ने तेल के दाम 17% बढ़ा दिए। $3 प्रति बैरल से $5 प्रति बैरल तक बढ़ गया। उसके 3 ही महीने बाद उसके दाम और बढ़ाकर $11 प्रति बैरल हो गए। इतने में वो रुके नहीं, अमेरिका को तेल का सप्लाई उन्होंने कम कर दिया। अब अमेरिका का तेल के भाव एकदम से बढ़ गए और तेल की कमियां महसूस होने लगी। अमेरिका को तेल की कमी की आदत नहीं थी। अगर आप देखोगे, अमेरिकन कंपनियों की गाड़ियां जैसे जीप, फोर्ड, मर्सिडीज जर्मनी और जापान के कंपनियों की गाड़ियों से कम माइलेज देती है। तब अमेरिका में गाड़ियों की संख्या थी 12 करोड़। इसका मतलब हर 2 व्यक्ति में से एक के पास। अमेरिकन लोगों को पहले से तेल की कमी न होने से तेल बचाकर चलना होता है, यह पता ही नहीं था। अब हालात बिगड़ चुके थे। एक बार पानी नहीं हो तो अमेरिका चलेगी, पर तेल न होने से उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था। अमेरिकन लोगों ने तेल के दाम बढ़ाने का आरोप सीधा अमेरिकन तेल कंपनियों पे लगाया। ये तेल कंपनियां हमसे करोड़ों का मुनाफा कमाती है। तब एक्सॉन मोबिल का मुनाफा था $250 करोड़। अगर हम इसका आज का मुनाफा देखें तो वो है 1 लाख करोड़ रुपए। अभी तेल कंपनियों के ऊपर आक्रमण होने लगे। सरकार ने गाड़ियों पे ऑड इवन नियम लागू कर दिया। एक नागरिक को 10 गैलन तक ही तेल मिलेगा, ऐसा सख्त नियम लागू कर दिया गया। अमेरिका का शेयर बाजार काफी मात्रा में गिर चुका था। अब अमेरिका संकट में आ चुकी थी। तब के अमेरिका के अध्यक्ष निक्सन, उन्होंने इजिप्ट के अध्यक्ष सादत से बात की और इस युद्ध को रोका। आखिरकार 1974 में
अरब देशों ने अमेरिका का सप्लाई पूर्ववत किया। इस घटना से अब तेल के दाम पर कुछ सोल्यूशन निकालने की जरूरत थी। एक नई व्यवस्था अब तब जन्म ले रही थी जिसमें तेल कंपनी, तेल उत्पादक और ग्राहक आमने सामने आकर व्यवहार कर सकते थे, और उसका नाम था न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिसे हम निमेक्स नाम से जानते हैं। अब यहाँ भारत स्वतंत्र हो चुका था। तब भारत में 3 ऑयल कंपनियां काम कर रही थी, बर्मा ऑयल, एक्सॉन मोबिल एंड कैल्टेक्स। इसके पहले भारत में तेल नहीं मिला ऐसा नहीं था। सन 1867 में आसाम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी के इंजीनियर WL लेक को एक चीज समझ में आई। जो हाथी मिट्टी लेके जा रहे थे उनके पाँव के निशानों में तेल के निशान मिले। तब उन्होंने सारे काम करने वालों को ये बोला, डिग बॉय डिग, और उस जगह तेल मिला। उसके बाद 1901 में वहां एक ऑयल रिफाइनरी बनी। तब से इस जगह का नाम बन गया दिग बॉय और कंपनी का नाम आसाम ऑयल कंपनी। उसके बाद भारत में एक्सप्लोरेशन का काम शुरू हुआ। भारत में तेल एक्सप्लोरेशन का श्रेय जाता है केशव देव मालवीय, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार में मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम थे, और सन 1956 में उन्होंने भारत में पहली एक्सप्लोरेशन कंपनी शुरू की और उसका नाम था ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। उसी के बाद सन 1959 में भारत के रिफाइनरीज को एक छत के नीचे लाने का काम शुरू हुआ और एक नई कंपनी ने जन्म लिया। उसका नाम था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो आज भी दुनिया के पहले 150 कंपनियों में से एक है। सन 1973 भारत के तेल इतिहास में काफी महत्वपूर्ण रहा। उस साल ONGC को बॉम्बे हाई में तेल मिला। समंदर की गहराई 240 से 270 फीट, उसके बाद 30 फीट का मिट्टी का लेयर और उसके नीचे तेल। ये भारत का प्रोजेक्ट सुन के दुनिया की आंख चौंक गई। उसके बाद भारत में ज्यादा तेल मिला ही नहीं। आज भी हम हमारी जरूरत का 80% तेल इंपोर्ट करते हैं। तेल की ये कहानी और भी लंबी चलेगी, पर मैं यहीं पे रुकता हूँ। तेल का इतिहास एक कहानी के रूप में मैंने आपके सामने रखा है। ये मेरा पहला प्रयास है। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया प्रतिक्रिया अवश्य दें। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी सुनकर मजा आया होगा। साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद रहेगी। सुनने और देखने के लिए धन्यवाद।